हेलो बच्चों। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया लेक्चर स्टार्ट करने में, क्योंकि नॉइज़ का इशू ज़्यादा आ रहा था, है ना। तो हम लोग पहले उसे फिक्स कर लिए हैं। उसके बाद जो है अब से जो लेक्चर्स आएगा उसमें नॉइज़ का इशू नहीं होगा, ठीक है ना। अब जो है प्रॉपर ऑडियो के साथ जो है लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं नीट 2025 के लिए, उस सीरीज में जो है साइटोलॉजी का आज डे 5 है ना। हम लोग 4 लेक्चर जो है पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे बात करेंगे, है ना। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को कम्प्लीटली अच्छे ढंग से समझेंगे और ऐसा जो है कैपेबिलिटी रखेंगे इसके बाद, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद अपने अंदर, कि सारा का सारा जो है क्वेश्चंस हमसे खुद ब खुद बन जाए, है ना। मतलब ईजिली बन जाए। और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन इस पार्टिकुलर टॉपिक से, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से हमेशा जो है एक नए क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है। तो हम लोग उस पर आगे जो है बात करते हैं, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करते हैं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो अभी हम लोग सीखे थे कि साइटोप्लाज्म में जो है, सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है ना। तो उन्हीं सभी सेल ऑर्गेनेल्स में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शंस जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है, ठीक है। उसी कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस वाले सारे सेल ऑर्गेनेल को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें 4 सेल ऑर्गेनेल्स मेजरली आता है, विच इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है। तो हम लोग इन 4 टॉपिक को आज पढ़ेंगे। अब हमारे सेल चैप्टर में ज़्यादा जो है कंटेंट बचा नहीं है डिलीवर करने को, है ना, मतलब समझने को। तो अब हम लोग जो है 4-5 लेक्चर पे आ गए हैं। नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, फिर बायोमोलिक्यूल्स शुरू करेंगे, और बायोमोलिक्यूल्स के साथ ही साथ मैं जेनेटिक्स स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो जेनेटिक्स का लेक्चर जो है पैरेलली चलते रहेगा इस सीरीज़ के साथ, और जेनेटिक्स का लेक्चर जो है सुबह में या शाम में कभी भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि हर दिन जो है 2 लेक्चर अपलोड हो, तो साइटोलॉजी जेनेटिक्स हम लोग पढ़ लें। बायोटेक का भी बात किए थे, लेकिन अगर बायोटेक में समय नहीं बचा तो हम लोग जो है उसे छोड़ देंगे, है ना। इस 2 यूनिट को पढ़ेंगे, लेकिन साइटोलॉजी और जेनेटिक्स कम्प्लीटली पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि कुछ काम की वजह से मैं बिजी भी थोड़ा ज़्यादा था, तो इस सीरीज़ पे प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन हम लोग जो है साइटोलॉजी और जेनेटिक्स कम्प्लीटली पढ़ेंगे। अगर टाइम बचा तो बायोटेक भी पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे, और उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, द सिस्टम ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स whose functions are coordinated. Clear? It includes 4 cell organelles. सबसे पहला क्या आएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड गोल्जी बॉडीज, थर्ड लाइजोसोम्स, फोर्थ वैक्यूल्स, है ना। एक पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम जो है, उस तीनों का फंक्शन चूंकि कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो उसको जो हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर नहीं करते हैं। उसे कम्प्लीटली हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो है एक साथ कलेक्टिवली नहीं बोलते हैं, ठीक है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब यही 4 सेल ऑर्गेनेल्स का जो है एक साथ कंपाइलेशन होता है, जिसका फंक्शन जो है सभी का एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है ना। वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करेंगे, विच इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोग पहले समझते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है ना। इंडो मतलब आप सभी लोग जानते हो, कहीं पे भी अंदर में, है ना। प्लाज्मिक रेफर्स टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। रेटिकुलम मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अब तो आप समझ गए। बर्ड्स को जो है तोड़ना सीखिए नीट बायोलॉजी के लिए, ठीक है ना। उससे चीज़ें आसान होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे
फर्स्ट टॉपिक ये समझना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया कहाँ जाएगा, मतलब सेल ऑर्गेनेल जो है ये साइटोप्लाज्म में कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो मोस्टली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली न्यूक्लियस के पास और मेम्ब्रेन तक जो है पाया जाता है ना। ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो बना होता है कुछ खास स्ट्रक्चर से, जैसे ट्यूब्यूल्स से, सिस्टर्नी से, है ना, वैक्यूल्स से, वेसाइकल्स से, इन सब से मिलकर जो है ये बना होता है। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें, हम लोग बात कर रहे हैं अभी लोकेशन का, तो लोकेशन समझ गए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक और है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कैसे डिवाइड करता है पूरे जो है साइटोप्लाज्म को या पूरे फ्लूइड को। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे होगा तो उसके अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्पेस होगा उसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस। क्या बोलेंगे? ल्यूमिनल स्पेस या ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और बाहर जो होगा उसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलेंगे। ठीक है, वो हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। इसका ये अभी बेसिक ओवरव्यू है। अब हम लोग जो है इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर नेटवर्क लाइक structure. It may be also in form of cisternae, vesicles, etc. ठीक है, अब सिस्टर्नी पे बात करते हैं। वेसाइकल्स तो आप सभी लोग समझते होंगे, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होता है जिसमें जो है कोई कंटेंट हो, है ना, चाहे वो कोई सब्सटेंस का एंजाइम हो, प्रोटीन कंटेंट हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो सिस्टर्नी जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट। ठीक है, अभी डायग्राम से हम लोग जो है इसे समझेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बेसिक जो है ओवरव्यू डायग्राम समझते हैं। डबल मेम्ब्रेन ये बना रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा ये क्या है, न्यूक्लियस, है ना। ये है न्यूक्लियस और ये सब जो है न्यूक्लियर पोर्स हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर्स के आसपास, मतलब न्यूक्लियस से सटा हुआ, इसके आउटर मेम्ब्रेन से जो है सटा हुआ एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ऐसे। और अगर हम बाहर की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली उसे रफ जो है अपीयरेंस देंगे, और जब रफ अपीयरेंस देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिंपल सा बात है ना। ऐसा ये जो प्रेजेंट है यहाँ पे, ये सब क्या है, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स। और इस पार्टिकुलर रीजन के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या बोलेंगे, आर ई आर, है ना। इसे क्या बोलेंगे, एस ई आर। क्लियर। ये सब जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूब्यूल्स है ना। इसी में सिस्टर्नी भी हो सकता है और वेसाइकल्स के फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, तो ये लिख लेना है। ये इनर मेम्ब्रेन और ये जो है आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यही डायग्राम जो है किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इट इज लाइक अ रफ डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स पे। ठीक है, और ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो भी मैंने बताया था आपको उस पे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट सीखना ये है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म into two compartment। फर्स्ट क्या हो जाएगा, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। सेकेंड, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट का मतलब हो गया स्पेस इनक्लोज्ड विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर।
स्पेस इंक्लूज्ड विद इन ER। और ये तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। क्योंकि मैं ये एक रफ डायग्राम बनाया हूँ तो आपको ये साइटोप्लाज्म और ये दोनों जो है सिंपली आपको दिख रहा होगा कि कनेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ये क्लोज्ड भी होता है। तो अंदर में जो ये स्पेस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और बाहर जो साइटोप्लाज्म में होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्लियर। अब हम लोग इसके टाइप पे आते हैं, विच इज RER एंड ACR। टाइप्स, और ये किस बेसिस पे होगा, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। कितने टाइप के होंगे, 2, RER इट मीन्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which bears the ribosomes on its surface। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो RER मेनली वैसे सेल्स में पाया जाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन सेल्स actively involved in protein synthesis। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चा ये कि इस टॉपिक में RER में इसे हम लोग ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि राइबोसोम्स जो इसमें प्रेजेंट होता है उसे एक ग्रैनुलर अपीयरेंस देता है, ठीक है। इट इज also known as granular endoplasmic reticulum। इसलिए अब जो है हम लोग ये समझते हैं कि राइबोसोम्स इस पे अटैच कैसा होता है, उसे लिखाएंगे नहीं, सिर्फ सिंपली जो है समझ लेना है। लिखा इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो जरूरी नहीं है, आपके नीट के एग्जाम में जो है नहीं आएगा। तो राइबोफ्लोरीन एक इंजाइम होता है ना, उस इंजाइम के मदद से ही ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स कंप्लीटली एक दूसरे से अटैच्ड होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम समझे हैं। इसके बाद हमें समझना ये है कि RER जो है फंक्शन क्या करता है। तो फंक्शन ऑब्वियसली राइबोसोम है उसके पास तो प्रोटीन सिंथेसिस ही करेगा, है ना। तो उस पॉइंट को लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। RER helps in protein synthesis due to presence of ribosomes over it। क्लियर। यहाँ पे एक चीज हम और समझते हैं बच्चा, है ना, कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अगर मसल्स में पाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच स्टोर्स कैल्शियम आयन, है ना। और वो कैल्शियम आयन जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER present in मसल सेल्स। मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे बोलेंगे, मसल सेल्स में पाए जाने वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये करता क्या है, इट स्टोर्स कैल्शियम आयन, है ना। और कैल्शियम आयन क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। हेल्प्स इन मसल
कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो बच्चों, समझना ये है ना अभी आप लोगों को कि बायोलॉजी पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप पढ़ोगे, लेकिन वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ये सेम सब कुछ लिखा हुआ है, कैल्शियम आयन भी लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे रिलेट करेंगे तो वो इजी हो जाएगा ना, ठीक है। बस डॉट्स को कनेक्ट करना है। बायोलॉजी बहुत आसान है ना। हर जगह जो है कॉन्सेप्ट सेम है, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको पहले ही बताया जाता है इट इज अ स्टडी ऑफ लाइफ। और लाइफ का स्टडी है तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसमें लाइफ है वो सब किससे बना हुआ है? सेल से, ऑब्वियसली, है ना। तो सेल तो हर जगह है ना बायोलॉजी में, बात समझ रहे हो मेरी। तो सेल का यूज जो है हर जगह पड़ेगा। अगर आप इस चैप्टर पे कमांड कर लिए तो लगभग सभी चैप्टर में आपको ये काम आएगा। अगर हम नॉर्मली मॉर्फोलॉजी का एग्जाम्पल लें, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो आप समझ ही रहे, मॉर्फोलॉजी जो है एंजियोस्पर्म के एक्सटर्नल फीचर्स को हम लोग उसमें स्टडी करते हैं, लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, है ना, फ्लावर, ये सब, इन्फ्लोरेसेंस। तो हम लोग जो वो सब स्टडी करते हैं उस सब में भी सेल है। अगर आप देखने जाओ तो रूट में पढ़ते हो ना अलग अलग टाइप का सेल्स, लीव्स में पढ़ते हो ना मेसोफिल सेल, याद है। तो सिंपली यही हम समझा रहे हैं कि हर जगह जो है सेल है, समझे। तो आप कनेक्ट करोगे तो आसान होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू करते हैं, ठीक है। SER। अच्छा, अगर हम बात करें स्मूथ क्यों, तो क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं है, और जब राइबोसोम्स नहीं है तो इसमें रफ अपीयरेंस नहीं आएगा, इसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर इस पॉइंट से रिलेट किया जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेनुलर ER, लेकिन SER को क्या बोलेंगे? ए ग्रेनुलर ER, क्लियर ना। विच डज नॉट bear ribosomes over its surface, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो SER को क्या बोल सकते हैं? ए ग्रेनुलर ER, also called as a granular ER, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन का अगर बात करें तो SER मेनली जो है लिपिड सिंथेसिस करता है। क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस। साथ ही साथ ये ग्लाइकोजेन को भी स्टोर करता है और सिंथेसाइज भी करता है। उसके बाद अगर एनिमल सेल्स में बात करें तो ये स्टेरोल्स, स्टेरॉइड्स, ये सब का सिंथेसिस भी करता है। स्टेरॉइडल हार्मोन्स का भी सिंथेसिस करता है, ओवरी में, टेस्टिस में, इन सारी जगहों में, ठीक है। इट synthesizes lipid. It also synthesizes and stores glycogen inside it. क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्या बात किए थे? It also helps in it also produces steroidal hormones in case of animal cells like ovary and testes। क्लियर। तो RER पढ़ लिए हम लोग, SER पढ़ लिए, है ना। तो रफली हम लोग जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझ लिए हैं, और ये ज़्यादा डीप में नहीं गए हैं, ठीक है ना। नॉर्मल जो है NCERT का लेवल है उसे ही रखें, क्योंकि इस टाइम पे वही ज़रूरी है। हमें सिर्फ और सिर्फ नीट में क्या पूछा जाता है? NCERT का सिलेबस, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे गोल्जी बॉडीज, ठीक है।
गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज जो है कैमिलो गोल्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1898 में, और उन्हीं के नाम पे गोल्जी बॉडीज इनका इस सेल ऑर्गेनेल का नाम जो है पड़ा है। ठीक है, ये सब पॉइंट को याद नहीं रखना है, ठीक है ना, ये जस्ट जो है एक बार देखने के लिए है। नीट कभी भी नहीं पूछेगा कि कैमिलो गोल्जी जो है गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किए हैं या नहीं, या किए हैं तो कब किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले डायग्राम से सीखते हैं, है ना, और डायग्राम के बाद जो है हम लोग उसको देख लेंगे, कुछ पॉइंट जो होगा लिख लेंगे। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी जो है उसका दो फेस होता है। एक फेस होता है ऐसे, अच्छा फेस से पहले ये समझा दें, ये बना होता है मेनली सिस्टर्नी का। ठीक है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स, वैक्यूल्स, ये सब। ठीक है, तो सिस्टर्नी जो है एक फ्लैट डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक सिस्टर्नी हुआ। इस फेस को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर समझने आए तो इसे कॉन्वेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। तो इस फेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स फेस और सिस फेस। समझ आया, इसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स फेस और सिस फेस। तो गोल्जी बॉडी जो है ना, इसमें 4 से 8, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मेनली 4 से 8 जनरली स्टैकिंग होता है पैरेलली सिस्टर्नी का। ठीक है, ये 1 2 3 4 ऐसे, एक और बना 5 ऐसे जो है स्टैकिंग होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ठीक है, साथ ही साथ अब यहाँ पे सीखेंगे कि सिस जो फेस है इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फॉर्मिंग फेस। पहले आपको कुछ चीज़ हम सिखा रहे हैं, उसके बाद जो है उससे कनेक्ट कर पाओगे। तो गोल्जी बॉडीज का मेन काम ये है कि वो पैकेज करता है चीज़ों को। ठीक है, जो भी सब्सटेंस को डिलीवर करना होता है, या तो इनसाइड द सेल या फिर सेल से बाहर सिक्रीट करना होता है, उसे ये क्या करता है, पैकेज। मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज इस पैकेजिंग, है ना। तो पैकेजिंग करने में वेसाइकल्स चाहिए होगा, उसे वेसाइकल्स के फॉर्म में पैकेज करता है। तो वेसाइकल्स बनाता कैसे है, सिस फॉर्म से शुरू होता है और वेसाइकल्स बनता कहाँ पे है, मैच्योरिंग फेज पे, है ना। सिस फेस मतलब कॉन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस, और ये बनता कहाँ पे है, कॉनकेव फेस पे, जिसे ट्रांस फेस बोलते हैं और मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। ये कौन सा फेस हो गया, कॉनकेव फेस, ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ऐसे मान लिया जाए कुछ वेसाइकल का फॉर्मेशन शुरू हुआ है ना। तो पहले ये धीरे धीरे साइज इनलार्ज करेगा अपने, और करेगा ऐसे साइज इनलार्ज, लास्ट में जो है यहाँ से ये टूट जाएगा और 2 वेसाइकल्स बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेसाइकल्स। ठीक है, इसके बाद ये सब स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो है वर्ड अभी जस्ट हम लोग कहाँ पे पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो सिस्टर्नी टर्म सिंपली वही होता है, डिस्क से फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। क्लियर, तो ये सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर है और ये वेसाइकल्स का। इस कंप्लीट जो है ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज, है ना। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम का नाम लिखें तो ये गोल्जी बॉडीज। इसमें अब हम लोग जो है इस स्ट्रक्चर को जो आपको पढ़ाए हैं उसको लिखा देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो गोल्जी बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ, अभी हम लोगों ने देखा किस चीज का बना होगा, सिस्टर्नी का। ठीक है, सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी होता क्या है, डिस्क शेप फ्लैट स्ट्रक्चर। क्लियर ना। तो गोल्जी बॉडीज मेनली किसका बना होगा, सिस्टर्नी का, बट इट में ऑल्सो है structural components like tubules, vesicles, वेसाइकल्स यहाँ पे हम लोगों ने बनते देखा है। ठीक है, एटसेट्रा। अगर हम सिस्टर्नी का बात करें तो सिस्टर्नी जो है आर
4 to 8 इन नंबर इन गोल्जी बॉडीज, है ना। सिस्टर्नी 4 से 8 होता है, ये बता चुके हैं पहले भी। इसका एक बेसिकली समझने के लिए जो है हमें साइज दिया गया है एनसीईआरटी में। अब ये नहीं करना है कि इसको पूरा बैठ के याद करना है, ये कभी भी नहीं पूछेगा नीट के एग्जाम में। क्यों पूछेगा, ठीक है। ये इसलिए दिया गया है कि आपको एक आइडिया हो कि इस सेल में गोल्जी बॉडीज का सिस्टर्नी का क्या साइज होता है, ठीक है ना। तो ये गोल्जी बॉडीज हो गया स्ट्रक्चर वाइज। अगर हम अब इसके स्ट्रक्चर पे आए तो कॉन्वेक्स फेस, सिस फेस, पामिंग फेस, या फिर कॉन्केव फेस, ट्रांस फेस, मैच्योरिंग फेस, इसे लिख लेते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी हैव 2 डिस्टिंक्ट फेसेज। पहला कौन सा हो जाएगा, सिस फेस, ठीक है। इसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं, फॉर्मिंग फेस। यहाँ पे जो है कोई भी वेसाइकल बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। वेसाइकल्स स्टार्ट this phase initiates the formation of vesicles, clear, but these vesicles are matured on trans phase, clear. Second, trans phase, maturing phase. At this phase, vesicles gets matured. आज जो है थोड़ा आवाज़ मेरा डाउन लग रहा होगा, है ना। तबीयत सही नहीं है तो आवाज़ का जो है इशू है, इसे लिखिए आप लोग। अब हम लोग इसके फंक्शंस पे आते हैं। गोल्जी बॉडी जो है मेनली क्या परफॉर्म करता है, किस फंक्शन को जो है ये करता है ना। फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो इसका मैं बता चुका हूं, वो क्या होगा, पैकेजिंग। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स which have to transport either to the intracellular target or to secrete आउटसाइड द सेल, है ना। फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, पैकेजिंग। अब जो है इसके हम लोग सेकेंड फंक्शन पे बात करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर यहाँ पे जो है मैं एक अलग टॉपिक से कनेक्ट करूँगा, आपको जो है अच्छा लगेगा समझ के, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए कि प्रोटीन्स जो है कहाँ पे बना, अभी हम लोग जो पढ़े रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना। उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कहाँ पे होगा, गोल्जी बॉडीज में। उसे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स ये बनाया जाएगा, है ना। ग्लाइकोप्रोटीन्स में तो ग्लाइकोलिपिड्स जो है एसीआर से, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो बनता है वो एक्चुअल में सेल में कहाँ पे पाया जाएगा। अगर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का हम बात करें तो एक्चुअली सेल में पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन में, है ना। और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो है एक सेल रिकॉग्निशन का काम करता है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन का काम करता है, जिससे एक टिश्यू बनता है। अगर हम बात करें तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, है ना। अगर अलग अलग टाइप का सेल होगा तो टिश्यू नहीं बनाएगा, तो उसे पहचानेगा कौन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के बारे में हम कहाँ पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन में। समझ में आई बात, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन
एंड ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट अगर फंक्शन का बात करें तो गोल्जी बॉडीज जो है सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। सिक्रीशन में कैसे हेल्प करता है, ये जो वेसाइकल्स बनाता है, वेसाइकल को अगर कोई चीज़ बाहर डिलीवर करना होगा, सेल से बाहर करना होगा, तो मेम्ब्रेन में जाकर पहले जुड़ेगा, मेम्ब्रेन टूटेगा, फिर वो चीज़ बाहर हो जाएगा। एज ए डायग्राम ऐसे समझना है। मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे वेसाइकल है, तो वेसाइकल पहले यहाँ आके फ्यूज होगा, है ना, यहाँ फ्यूज होगा और फिर ये वर्स्ट होगा और जो भी सिक्रीशन होगा वो फिर बाहर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रीशन। ऑब्वियसली सिक्रीशन ऐसे ही होता है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज एक्रोसोम फॉर्मेशन। एक्रोसोम समझते हो आप लोग? एक्रोसोम जो है स्पर्म टिप का एक कंटेंट होता है ना। उस एक्रोसोम में बहुत सारा एंजाइम्स होता है। वो एंजाइम जो है क्या करता है, ओव्यूम जो है ना फर्टिलाइजेशन के टाइम उसके वॉल को डिसॉल्व करता है और ओव्यूम को पेनिट्रेट करता है। क्लियर? तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी जो होगा कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ गोल्जी बॉडीज, ठीक है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। क्लियर? ये हम लोग जो है गोल्जी बॉडीज पढ़े। अब यहाँ से हम लोगों को जो है लाइजोसोम शुरू करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स। इस चैप्टर में अभी मतलब इस टॉपिक में इस लेक्चर में इतना ही काफी है, ठीक है। उसके बाद अगले 2 लेक्चर में हम लोग इस सेल को खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइजोसोम्स। आप सभी को पता होगा लाइजोसोम्स आर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जो मैथ भी लिया रहता है बच्चा उसको ये चीज़ पता होता है। 2-3 बात मैं बताता हूँ क्या क्या पता होता है और वो बड़ा गर्व से बोलता है कहीं पे। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। और दूसरा, लाइजोसोम्स आर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। तो सिंपली उतना आसान नहीं है जितना ये बोलने का सिर्फ लगता है, ठीक है। इसमें हम लोग बायोलॉजी वाले लोग जो पढ़ते हैं वो चीज़ों को थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में लेके चलते हैं। मतलब इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैथ्स वाला सिंपली क्या बोलेगा, लाइजोसोम्स आर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, खत्म, बायोलॉजी, ठीक है। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। अच्छा, ये तो लिखना जरूरी है ना, ये ऐसे सब आपको जो है याद भी रहेगा। इससे पहले ही बता चुके हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स हैं वो या तो सिंगल मेम्ब्रेन होगा या डबल मेम्ब्रेन होगा। डबल मेम्ब्रेन 3 ही है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। नॉन मेम्ब्रेन आपको पता है, राइबोसोम, साइटोसोम। उसके अलावा सारा क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। तो एक बार ऐसे ये टॉपिक जो है लिख देते हैं, ठीक है। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इट इज अ स्मॉल राउंड वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब यहां से बात आता है शुरू, ठीक है। लाइसोसोम जो है एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें हर टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाया जाता है, जैसे न्यूक्लिएज, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज, सारा। तो जितना भी बेसिक बायोमैक्रोमोलिक्यूल है वो सब तो खत्म हो जाएगा इससे, समझ आया। इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। जब भी सेल का एजिंग ज़्यादा हो जाता है या सेल इंजर्ड रहता है या फिर सेल में कोई डेब्रिस है, सेल को है डिस्ट्रॉय करना है, तो लाइसोसोम बर्स्ट करता है, ठीक है। और उस कंडीशन में सारा एंजाइम जो है एक्टिव हो जाता है, क्योंकि अगर पीएच वहाँ पे मिल जाएगा उसे तो एक्टिव हो जाता है और वो सभी चीज़ को जो है डिजोल्व कर लेता है, तो सेल खत्म हो जाता है। और ये ज़रूरी भी है, अगर
डस्टबिन घर में नहीं रखोगे तो कचरा कैसे फेंकोगे, समझे, फिर पूरा घर ही कचरा हो जाएगा। तो लाइजोसोम्स उसी टाइप का है, ठीक है, ये जो भी गंदगी होता है इसे वो साफ कर देता है, क्लियर ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखेंगे, इट हैव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या इस वर्ड को एक्सप्लेन करूं, हाइड्रोलाइटिक। हाइड्रोलाइटिक का मतलब होता है कि वो एंजाइम जो वाटर को ऐड करने के बाद पॉलीमर्स को मोनोमर में तोड़ता हो, क्लियर। जैसे अगर हम प्रोटीन का बात करें, इज इट अ पॉलीमर और नॉट, इट इज अ पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर जो है उसे कैसे तोड़ेगा, बाई एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर को ऐड करके उसे क्या करेगा, तोड़ेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। विच वर्क एट एक्टिव पीएच, एसिडिक पीएच, और वो पीएच कितना होगा, 4 to 5, क्लियर। इट इसी पॉइंट में ऐड करते हैं, इसी पॉइंट में क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम व्हिच वर्क एट एसिडिक पीएच लाइक लाइपेजेज, न्यूक्लियेजेज, प्रोटीएजेज, एमाइलेजेज etc. These enzymes are capable of digesting carbohydrates, protein, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए एंड लिपिड्स, हो गया। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, मेटामॉर्फोसिस टर्म आप सभी लोग जानते होंगे, मतलब लार्वल स्टेज से जब जो है न्यू स्टेज आता है ना, जो फुली डेवलप्ड स्टेज होता है, तो उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, क्लियर। मेटामॉर्फोसिस के दौरान आपको पता होगा, एक ही एग्जाम्पल समझते हैं ना, फ्रॉग एग्जाम्पल आप सबको पता होगा, फ्रॉग का लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं, टेडपोल। तो लार्वा जो है टेडपोल, उसमें टेल्स होता है ना, टेल उसमें होता है। तो टेल जो है, या फिर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर, बहुत सारे केस में गिल्स भी है ना, तो टेल जो है उसे डाइजेस्ट कौन करता है, लाइजोसोम। क्या डाइजेस्ट करता है, लाइजोसोम, क्लियर। और ऑटोफेजी वाला कंडीशन हम लोग समझ ही चुके हैं, मतलब कि सेल अगर एजिंग में जाएगा या इन्फेक्टेड रहेगा तो कैसे खत्म होता है। तो हम लोग उस चीज़ को लिख के फिर जो है आगे बढ़ेंगे। नोट फर्स्ट, ऑटोफेज, इसका मतलब आपको पता ही है, जब सेल खुद से खुद को डिस्ट्रॉय करने लगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोफेज, ठीक है। Cells when it is aged or infected or have more wastage undergo autophagy with the help of lysosome and its enzymes. These enzymes digests the cell and hence called as suicidal bag or disposal bag of the cell, clear है ना। अब जो है हम लोग मेटामॉर्फोसिस वाला पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग वैक्यूल शुरू करेंगे, और वैक्यूल जो है आज का लास्ट टॉपिक होगा। वैक्यूल के बाद
अगले लेक्चर से हम लोग 3 सेल ऑर्गेनेल सबसे पहले पढ़ेंगे जो डबल मेम्ब्रेन होगा, और वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल आना ही आना है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, और उसे ऐसा पढ़ा दूंगा कि कोई भी जो है इशू फिर नहीं बचेगा। नीट के लिए सारा क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो आपको पता ही है मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ, अल्टरनेशन सही टर्म नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a stage of life from the larval stage। ये हम एनिमल के केस में बात कर रहे हैं, है ना। तो मेटामॉर्फोसिस तो समझ गए। अब मेटामॉर्फोसिस के दौरान होगा क्या कि टेल्स, गिल्स, इस सब टाइप का जो है एम्ब्रियोनिक जो स्ट्रक्चर्स होता है वो डिस्ट्रॉय होता है मेटामॉर्फोसिस के दौरान, और डिस्ट्रॉय होके वो डिस्ट्रॉय कैसे होगा? लाइजोसोम से, ठीक है। इसी चीज को हमको समझना है। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस some embryonic structures like tail, gills in amphibians and other animals gets digested by with the help of lysosomes। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग जो है लाइजोसोम अच्छे से पढ़ लिए, है ना। इससे ज़्यादा का जरूरत आपको जो है नीट के लेवल पे नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वैक्यूल्स। इसे दोनों पॉइंट को लिख लो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वैक्यूल्स पे, ठीक है। वैक्यूल जो है स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। सभी में पाया जाता है, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी। अब समझना ये है कि एनिमल में वैक्यूल्स जो स्मॉल स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही रह जाता है, ठीक है, स्मॉल ही। लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है कि बहुत सारा स्मॉल वैक्यूल्स जो है यूनाइट होके, फ्यूज होके एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाता है ना। वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है इतना बड़ा हो जाता है कि वो सेल का 90% वॉल्यूम तक ऑक्युपाई कर सकता है। अब आप इधर समझोगे, अगर ये एक सेल है ना, और इसमें वैक्यूल इतना बड़ा हो जाएगा, तो इससे दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट ये होगा कि न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी पे आ जाएगा, है ना। न्यूक्लियस तो यहीं पे होगा ना। सेकेंड क्या होगा कि साइटोप्लाज्म जो है बस एक थीन लेयर बन के रह जाएगा, साइटोप्लाज्म एज थीन लेयर। और ये क्या है? न्यूक्लियस। कहाँ पे? पेरीफेरी में। आया बात समझ? हम लोग जो बात कर रहे हैं ये सैब वैक्यूल का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? सैब वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल का टोटल 4 टाइप होता है, डिपेंडिंग ऑन वैक्यूल का जो है टोटल कितना टाइप होगा? 4 टाइप। सैब वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल्स, ठीक है। तो इस सब पे जो है हम लोग बात करेंगे। आज यहीं तक लेक्चर रहने देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग वैक्यूल थोड़ा सा रह गया है, एक्चुअली तबीयत सही नहीं है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है।